जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th of June 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करते ही लॉगिन साइन अप करने के बाद आप वहां पर अविजन इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा। जैसे ही आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट वहां पर लिखकर सर्च करेंगे दोस्तों, आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आपको उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशंस, पैटर्न रिलेटेड चेंजेस, सभी की न्यूज वहां पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप लोग कर लीजिएगा। और आपको डेली जो भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपडेट होती है रेगुलर बेसिस पर, उसकी पीडीएफ और उसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मुझे ये भी बताना चाहिए था आपको, अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.co.in पर जाकर आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें कोई भी कंफ्यूजन के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। What is the India's rank according to the State of India's Environment Report 2021 on 17 Sustainable Development Goals SDGs, right? तो दोस्तों अभी कल ही मैंने अपने सेशन में एसडीजी के बारे में बात की थी कि एसडीजी आपका बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का है, जिसमें 17 गोल्स होते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में सिर्फ 16 गोल्स को फॉलो किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट निकली है। वहां पर इंडिया की जो रैंक है वो आपको बतानी है कौन से नंबर की है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 117। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ India's Environment Report 2021. So, according to the State of India's Environment Report 2021, India's rank has dropped by as 2 places to 117 as compared to 2020 ranking on 17 Sustainable Development Goals, right? तो यहाँ पर दोस्तों हमारे इंडिया का जो रैंक है वो 2 पोजीशन नीचे गिर चुका है। ठीक है, और अभी कहाँ पर आ गया है, 117 पर आ गया है। एज पर द रिपोर्ट झारखंड बिहार आर द लीस्ट प्रिपेयर्ड टू मीट द एसडीजीज, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड और बिहार, जो पहले एक ही स्टेट था लेकिन फिर इसको बाइफिकेट कर दिया गया, तो ज्यादा दूर दूर नहीं है, पास पास में ये। तो झारखंड और बिहार यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का लीस्ट प्रिपेयर्ड स्टेट हो गया। मतलब कि ये स्टेट का जो आपका परफॉर्मेंस था ये सबसे खराब था। ठीक है, States and UTs with best overall scores are Kerala, Himachal Pradesh, Chandigarh are on path of achieving SDGs। तो यहाँ पर केरला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो है दोस्तों बेसिकली ये सबसे अच्छे माने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया वॉज रैंक बिलो 4 South Asian countries, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and Bangladesh. In 2020, India's rank was 115 and has dropped by 2 places because of the major challenges pertaining to SDGs, SDG 5 और SDG 9। ठीक है, अभी SDG 2, SDG 5 और SDG 9 ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, ये होता है SDG 1। ठीक है, SDG 1 जैसे जो गोल होता है उसका नाम, फिर होता है SDG 2। अब SDG 2 जो होता है वो दूसरा गोल का नाम। अब अगर आपको 1 से लेकर 17, ठीक है, गोल्स आप लोग या तो गूगल कर लीजिएगा या फिर आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने आपको 1 to 17 सारे एसडीजी गोल्स के नाम दे दिए हैं। उनमें से दूसरा, 5वां और 9वां गोल है दोस्तों, वही मेन रीजन है कि हमारा जो इंडिया है वो 2 पोजीशन क्या किया है, स्लिप किया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोलता है। तो SDG goals were adopted as a part of 2030 agenda by 193 United Nation member states in 2015, right? तो ये बात ध्यान रखना, 2030 तक ये पूरा बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि हम 17 गोल्स जो हैं
किसके, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए, उनको क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया, धीरज पिलानी, मुकेश गोयल, हितेंद्र दवे और आरिफ शेख। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हितेंद्र दवे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एचएसबीसी इंडिया के जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं भाई, वो अपॉइंट किए आपके हितेंद्र दवे। ठीक है, उनको कौन उनका नाम क्या है, हितेंद्र दवे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर्स को मिस कर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ हितेंद्र दवे एज अ सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीव द रेगुलेटरी अप्रूवल। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम सीईओ ऑफिस effective from June 7, 2021. Dave succeeds Surendra Rosha, who will be moving to Hong Kong as a co-chief executive of HSBC Asia Pacific, right? तो इन्होंने किसको दोस्तों रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया सुरेंद्र रोशा को, जो कि कहाँ चले गए, हांगकांग चले गए उनको, और बड़ी पोस्ट मिल गई है और उनकी पोस्ट पर अब ये आ गए हैं। ठीक है, तो एचएसबीसी की अगर बात करूँ तो सीईओ कौन है, आपके नोएल क्विन, और आपका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, लंदन में है। ठीक है, फॉरेन बैंक के, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एचएसबीसी के फाउंडर कौन थे, थॉमस सुदरलैंड, और आपका फाउंड कब हुआ ये, 1856 में 3 मार्च को हांगकांग में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। हर्ष कुमार बनवाला, हु वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू विच agri-tech venture capital firm, grains, omnivore, herbs, hybrid। Here the correct option will be option number B, that is omnivore। अभी omnivore दोस्तों क्या है, बेसिकली एक एग्रीटेक वेंचर यहाँ पर है, उसके सीनियर एडवाइजर कौन अपॉइंट हुए, इनके सीनियर एडवाइजर आपके अपॉइंट हुए हर्ष कुमार बनवाला। नाम कहीं कहीं आपने सुना होगा दोस्तों, ये नाबार्ड के कौन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्रीटेक वेंचर कैपिटल फर्म ओमनीवोर अपॉइंटेड डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला एज सीनियर एडवाइजर effective from 1st June to mentor its portfolio companies, advise on new investment and help develop to funds rural fintech investment strategies. So between 2013 and 2020, Dr. Banwala was the chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, which oversees all the aspects of agriculture credit as well as the supervision of regional rural banks and cooperative banks, right? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, हर्ष कुमार बनवाला, इनका नाम सुनते ही मुझे दिमाग में आ गया कि ये क्या है, फॉर्मर चेयरमैन है किसके, नाबार्ड के, जो कि क्या करता है, नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट देता है और साथ ही साथ आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को भी सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड का ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके जो वहां पर फॉर्मर चेयरमैन थे, वो अब क्या हो गए हैं, सीनियर एडवाइजर हो गए हैं किसके, ओमनीवोर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देखते हैं। वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 जून। तो दोस्तों 8 जून को हर साल आपका क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, और इस दिन को मनाया जाता है टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन इन आवर लाइव्स एंड द वे थ्रू विच वी कैन बी प्रोटेक्टेड, राइट? तो किस तरीके से हम ओशियंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ओशन हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये बात यहाँ पर बोलता है। द पर्पस ऑफ द डे इज टू टेल द जनरल पब्लिक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑफ द ओशन, डेवलप अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ द सिटीजंस फॉर द ओशन एंड मोबिलाइज एंड यूनाइट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन, राइट? तो यहाँ पर जो थीम हो जाएगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोग के लिए, थीम हो जाएगी द ओशन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, राइट? तो यहाँ पर जो थीम हो जाएगी वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसे कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग हु इज सेड टू टेक ओवर एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द PNGRB, फुल फॉर्म याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली PNGRB का जो नेक्स्ट चेयरमैन है उसको किसको अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछता है। संजय मिश्रा, संजीव शाही, मोहन शर्मा, दिव्यांशु हांडा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजीव साई। ठीक है, तो संजीव शाही को बेसिकली दोस्तों संजीव सहाय होगा, तो संजीव सहाय यहाँ पर बेसिकली क्या हुए हैं दोस्तों, न्यू चेयरमैन घोषित हुए हैं किसके, आपके PNGRB के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट में दोस्तों ये बात जरूर पढ़ लीजिएगा कि PNGRB का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में, ये बात ध्यान रखना। अ सर्च कमिटी हेडेड बाय VK सारस्वत, member
S&T नीति आयोग क्लियर द नेम ऑफ सहाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। तो दोस्तों इनको जो रेकमेंड करने वाले थे वो कौन थे आपके वीके सारस्वत, ठीक है, वीके सारस्वत की पूरी कमिटी है, नीति आयोग के मेंबर हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इनका नाम क्या किया है दोस्तों, बेसिकली बोला है कि इनको PNGRB का क्या बनाना चाहिए, न्यू चेयरमैन बनाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट सेट बाय द सेबी फॉर द लोकल म्यूचुअल फंड कंपनी इफ दे वांट टू मेक एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, राइट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज $1 बिलियन। अब बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझा दूं। जैसे सपोज करो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कंपनी हमारे इंडिया की, ठीक है, किसकी, इंडियन लोकल, ठीक है, और एक है आप लोग की यूएसए, और यूएसए में भी म्यूचुअल फंड्स की कंपनी होगी जो कि हमारे लिए लोकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स है उसका रेगुलेटर कौन है भाई, उसका रेगुलेटर है सेबी। ये तो आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। अब जैसे मानो कि सेबी ने यहाँ पर क्या बोला है, सेबी ने बोला है कि मैं आप लोगों को कितने दूंगा भाई, मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगा 7 बिलियन, कितने दूंगा, 7 बिलियन ऑल टोटल पैसे दूंगा। उसमें से आप 7 बिलियन में से जाकर क्या कर सकते हो, बाहर की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक कंपनी में आप 1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में आपको। मतलब यहाँ पर सेबी ने टोटल रुपए कितने दिए, मतलब यहाँ पर टोटल रुपए सेबी ने आपको दे दिए 7 बिलियन, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को दे दिए 7 बिलियन, और 7 बिलियन में से ये बात बोली है, ये शर्त रखी है कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड बाहर की कंपनी में 1 बिलियन से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारी लोकल्स की बात नहीं हो रही है, लोकल म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी एक इंडियन लोकल म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो बाहर की म्यूचुअल फंड में 1 बिलियन से ज्यादा क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और टोटल उनके पास कितने रुपए हैं, 7 बिलियन है। अब 1 बिलियन से नीचे कर सकती है, लेकिन 1 बिलियन के ऊपर एक कंपनी में नहीं कर सकती। अलग अलग कंपनीज ढूंढो, 1 बिलियन से कम सब में करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस क्या है कि भाई कम पैसे है लेकिन सारी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट करो, ताकि कोई एक डूबे तो एक से मिले, एक डूबे तो दूसरे से मिले, दूसरे से डूबे तो तीसरे से मिले, ऐसा हिसाब यहाँ पे रहता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर लोकल म्यूचुअल फंड्स। विद दिस म्यूचुअल फंड कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ ₹1 बिलियन पर म्यूचुअल फंड आउट ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रीज लिमिट इज 7 बिलियन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनाएगा। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि ओवरऑल कितना है भाई, ओवरऑल सिर्फ 7 बिलियन है आपके पास, और आप एक पर म्यूचुअल फंड कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, अप टू 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल आउटले ऑफ द फंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू हेल्प द एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को दोस्तों हेल्प करने के लिए 2020 में भी वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया था, लोन दिया था, और 2021 में भी ये लोन देने जा रहा है इंडिया को। तो कितना लोन दे रहा है ये बात आपको बताना है। तो लोन यहाँ पर दे रहा है दोस्तों 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन यहाँ पर देगा। यहाँ पर हमारा आंसर दोस्तों गलत हो गया, ये 100 मिलियन नहीं होगा, 500 मिलियन होगा, ठीक है। एज पर न्यूज देखो यहाँ पर 500 मिलियन दिया हुआ है, वहां पर मैंने ऑप्शन शायद गलत यहाँ पर टिक कर दिया, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स द 500 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प द बूस्ट एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर USD 500 मिलियन आप लोग का रहेगा इनिशिएटिव। बेसिकली ये पैसा किसमें आप लोगों का जाएगा, ये पैसा आप लोग का रिविटलाइज करने के लिए जाएगा एमएसएमई सेक्टर को, मतलब उनको बचाने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, उनको हेल्प किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक उसको क्या देगा, लोन देगा। द फर्स्ट बीइंग द USD 750 मिलियन, ठीक है, अप्रूव्ड इन द जुलाई 2020। मैंने बोला था ना आपको 2020 में भी इनको लोन मिला था, तो 2020 में इनको 750 मिलियन मिला था दोस्तों, लेकिन 2021 में इनको 500 मिलियन लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल फंड आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। हु हैज वॉन द 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड फॉर हिज और हर फोटो। थॉमस विजयन, शिवराज कुमार, सृष्टि मोसाई और शारदा गोयल। Here the correct option will be option number A, that is थॉमस विजयन। तो दोस्तों थॉमस विजयन बेसिकली केरला के हैं, ठीक है, केरला के रहने वाले। इन्होंने एक फोटो खींची थी, जैसे कि वाली फोटो आप देख पा रहे हो, जो कि मैंने फोटो यहाँ पर दी है आपको, ये वाली फोटो, ठीक है। ये जो मिडिल में जो है डायमंड शेप में जो फोटो है, जिसमें एक आपका औरंगुटान है जो कि पेड़ से उल्टा देख रहा है, ठीक है। तो ये जो फोटो है, इस फोटो की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इस फोटो का जो थीम है इन्होंने रखा है, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन,
तो ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पे TTL जो है ना दोस्तों, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म मत पूछना, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है TTL। और जो लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी में अच्छे होते हैं, उनको ये अवार्ड देते हैं। तो अवार्ड में इनका जो ग्रांट प्राइस है दोस्तों क्या है, 1500 पाउंड है। 1500 पाउंड मतलब अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1.5 लाख रुपया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर क्या बोलता है, ये देखते हैं। डैश गेट्स DGCA is not to manufacture Sputnik V vaccine in India। तो दोस्तों यहाँ पर DGCA का यहाँ पर क्या मिल गया है, इनको ग्रीन फ्लैग मिल गया है। कौन सी कंपनी को कि वो स्पुटनिक वी का क्या कर सकती है, इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर चालू कर सकती है, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले भी अपने ऑफलाइन क्लासेस में की है दोस्तों। और पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पहले इसका जो टेंडर दिया जा रहा था वो डॉक्टर रेड्डी को दिया जा रहा था, लेकिन फिर इसको किसको मिल गया, सीरम इंस्टीट्यूट को मिल गया, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली ज्यादा प्रोडक्शन करने के चांसेस है, ठीक है। इनके पास लेबर ज्यादा है, इनके पास हेल्पिंग हैंड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट सोचा गया कि ये ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी से फिर लेकर इसको किसको दे दिया गया, सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट गेट्स द DCGI is not to manufacture Sputnik V vaccine in India, right? The Drugs Controller General of India has given its approval to Serum Institute of the India Pune to manufacture the Sputnik V COVID-19 vaccine in India for the examination, test and analysis with the certain conditions, right? According to the 4 conditions set for the DCGI, SSI will have to submit a copy of the agreement between it and गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। गैमलिया जो दोस्तों स्पुटनिक वी बनाई है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ सेल बैंक एंड वायरस स्टॉक, दैट सबमिट द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद द गैमलिया। तो यहाँ पर दोस्तों गैमलिया के साथ जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स है वो पहले उसको सबमिट करना पड़ेगा DCGI को, और उसके बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पर शुरू कर सकते हैं इंडिया में स्पुटनिक वी का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। हाउ मेनी लॉ स्टूडेंट ग्रुप हैज बीन फॉर्म अंडर द फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर्स FITS प्रोग्राम, ठीक है। कितने बच्चों का, कितने लॉज पढ़ते हैं जो बच्चे, लॉ बेस्ड बच्चों का यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है फॉर द फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर्स। अभी फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर्स क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। बेसिकली आप लोग को पता होगा अभी फेसबुक और व्हाट्सएप और आई गेस ट्विटर, ठीक है, इन तीनों को बोला गया था ना कि आप लोग हमारी शर्तों को मानो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था आप अपनी शर्तों को मानो, नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे। बहुत सारी मीम्स भी निकली थी फेसबुक पे कि बैन होने वाला है, बैन होने वाला है, ऐसा कुछ, लेकिन हुआ तो नहीं, क्योंकि फेसबुक ने यहाँ पर क्या मान ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तें मान ली। ट्विटर ने अभी तक नहीं मानी है, तो वो अभी थोड़ा सा चल ही रहा है, वाद विवाद चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन फेसबुक ने क्या किया है, एक बेसिकली कमेटी बनाया, ठीक है, एक कमेटी बनाई है, और उस ठीक है ग्रुप बनाया बेसिकली आठ लोगों का। और ये इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि फेसबुक जो है वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत क्या कर रही है, अच्छे से फॉलो कर रही है, ठीक है। मतलब ये दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग, तो इसीलिए इन्होंने ये ग्रुप के यहाँ पर फॉर्म कर लिया। तो कितने बच्चों का ये ग्रुप है, तो ये भाई 8 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। बहुत अच्छे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, लॉ इंस्टीट्यूशन से बच्चे उठाए गए हैं, और 8 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है। तो फेसबुक इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज FITS, जो मैंने आपको बताया, फॉर लॉ स्टूडेंट्स इन द कंट्री। द नोवल प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स फॉर द सेलेक्ट लीडिंग लॉ स्कूल्स इन द कंट्री और अ प्लेटफॉर्म for research and mentorship on topics related to technology, law and policy, ठीक है। तो लॉ एंड पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये सारी चीजें हुई है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ पर डालूं दोस्तों, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को फोन पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जब भी कोई एग्जाम एस्पिरेंट्स एग्जाम देने जाए तो उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।